नमस्कार छात्रों के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ। देखिए, जो हमने कल गतिज ऊर्जा का सूत्र व्युत्पन्न किया था, गतिज ऊर्जा के सूत्र में हमने देखा था कि 1/2 mv², 1/mv² जो देखा था, ई के बराबर 1/2 mv² आया था। उसका लास्ट जब हमने इसका उस सूत्र को व्युत्पन्न किया था, तो उस सूत्र के आधार पर हम बता सकते हैं कि गतिज ऊर्जा जो है वो 1/2 mv² की इक्वल होती है। और हमने कल गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा था कि किसी वस्तु की गति के कारण उसमें संचित या निहित ऊर्जा को हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा के लिए और भी देखा था कि हमने इसके जो उदाहरण थे, जैसे उड़ता हुआ पंछी, उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर, नदी का बहता हुआ पानी, पेड़ से गिरता हुआ फल, ये सारी गतिज ऊर्जा के उदाहरण थे। अब देखिए, आगे हमने जब इसके लिए सूत्र व्युत्पन्न किया था तो देखा था कि यदि m द्रव्यमान की वस्तु पर F बल आरोपित किया जाए, कहाँ? वस्तु की गति की दिशा में, और वो अपने प्रारंभिक वेग u से गतिशील हो, तो F बल उसकी गति की दिशा में आरोपित करने से उसमें अगर S विस्थापन उत्पन्न होता है तो बल के आरोपित करने से वो वस्तु जो है A बिंदु से B बिंदु पर पहुंच जाती है। B बिंदु पर पहुंचने से इसका वेग जो है v हो जाता है, अंतिम वेग भी है। अब वेग में परिवर्तन होने के फलस्वरूप यदि उसमें उत्पन्न त्वरण ए हो, तो हमने देखा था गति के तीसरे समीकरण से v² - u² 2x। उसके बाद हमने स्टेप बाय स्टेप इसको हल किया था और देखा था कि अंत में 1/2 mv² आया था। समझ रहे हो? तो देखिए, उसके बाद ये एक न्यूमेरिकल है, उदाहरण है गतिज ऊर्जा के ऊपर। क्या कह रहा है? एक बंदूक से दागी गई गोली, क्या कह रहा है हमसे? कह रहा है एक बंदूक से दागी गई गोली 500 मीटर पर सेकंड वेग से निकलती है। यदि गोली का द्रव्यमान 100 ग्राम हो तो उसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसमें ये सवाल है गतिज ऊर्जा के ऊपर आधारित है। वो हमसे कह रहा है, मैं इसलिए इसको करवा रहा हूँ क्योंकि हमने कल जो गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र व्युत्पन्न किया था, उस सूत्र का उपयोग इसमें हो रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है हमसे? कह रहा है एक बंदूक से दागी गई गोली, ठीक है, 500 मीटर पर सेकंड वेग से निकलती है, यानी इसका जो वेग है वो कितना है? 500 मीटर पर सेकंड। कह रहा है यदि गोली का द्रव्यमान 100 ग्राम हो तो उसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करो। तो देखिए, हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, मैं सॉल्यूशन देखिए हल कर रहे हैं हम लोग। क्या है, क्या दिया है? m बराबर कितना दे रखा है? m इक्वल टू दे रखा है कितना? 100 ग्राम। अब देखिए, ग्राम को किलोग्राम में परिवर्तित करोगे तो क्या होगा? 0.1 किलोग्राम। ठीक है, वेग कितना दे रखा है? v बराबर दे रखा है 500 मीटर। ठीक है, ज्ञात क्या करना है? पूछ रहा है हमसे गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है, यानी उसकी जो ई की है ना गतिज ऊर्जा, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए, हल कर लेते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। हम जानते हैं क्या, ई के बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। इसके मान रख दो, 1/2 m का मान कितना है? 0.1। ये भी किलोग्राम में कन्वर्ट किया था ना हम लोगों ने, 0.1। v का मान कितना है? 500। इसका वर्ग कर दो, अगर v का स्क्वायर है तो इसको आगे हल कर लो। देखिए, ये इतने बड़े सवाल नहीं है। न्यूमेरिकल्स आपको जो मैं बता रहा था कि इनको जैसे ही कोई बिंदु कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ये अगर हम इन न्यूमेरिकल्स को या उदाहरण को अगर कर लें तो फिर हमें बाद में इनके बारे में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती। अब इनको हम इस बिंदु को, स्टेप को पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स को छोड़ देते हैं, तो फिर ये बड़े आगे जाके दिक्कत होती है। ठीक है, देखिए, इसके अलावा आप इसको कर लेना। इसके अलावा एक और उदाहरण इसमें दे रखा है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा था कि मैं सारे उदाहरणों को आप एक बार इनको अच्छे से याद कर लो। जब एक बार इनको जब साथ के साथ आप क्लियर कर लोगे तो फिर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कहाँ आती है? जब हम ये सारी चीजें इनको छोड़ देते हैं। आगे इसको हल कर लेना। एक और उदाहरण इसमें दे रखा है, लेकिन ये भी सेम ऐसा ही है। ठीक है, कर लेना इसको। ठीक है, अब करना ये 2500 हो जाएगा, 2500/2 बार को। ठीक है, कर लेना। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है, वो भी सेम इक्वल ऐसा ही है। एक बार इनको आप करके देख लेना, अगर ना हो तो फिर मुझे एक बार कमेंट करके आप बता सकते हो। ठीक है, अगला बिंदु है स्थितिज ऊर्जा। देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं इस चीज को, ये बात आपको समझनी है कि अगर आपसे कोई भी न्यूमेरिकल उदाहरण ऐसा हो जो तुमसे नहीं हो रहा हो, उसको प्लीज मुझे कमेंट करके पूछिएगा कि सर ये चीज हमसे बिल्कुल नहीं हो रही, हमें आप इनको हल करके आप बताइए। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि हमें करनी कैसे है। ठीक है, तो अब ये जो बिंदु और भी इसमें बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं, तो इन सारे उदाहरणों को एक बार आप करके देख लेना। ठीक है, ये स्थितिज ऊर्जा, ये गतिज ऊर्जा को हमने पूरी तरह से पढ़ लिया, उसकी हमने परिभाषा पढ़ी, उसके हमने उदाहरण पढ़े, उसके लिए हमने सूत्र को व्युत्पन्न किया था। अब अगला बिंदु है
स्थितिज ऊर्जा। और जिसके ऊपर जो कुछ उदाहरण न्यूमेरिकल आंतरिक प्रश्न बचे हैं उनको एक बार करके देख लेना। एक उदाहरण मैंने तुम्हें करवा दिया है, और अगर नहीं हो तो फिर मुझसे पूछ सकते हो। अगला बिंदु देखिए स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या है? देखिए स्थितिज ऊर्जा के बारे में भी मैंने तुम्हें पहले बताया था, और एक बार उसको पूरा डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा क्या है? देखा गया था कि किसी वस्तु की स्थिति के कारण, किसी वस्तु की स्थिति के कारण उस वस्तु में संचित या निहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? उसकी स्थिति के कारण उसमें किस तरह से ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखिए हमने देखा था कि अगर मैं किसी जिन वस्तुओं का द्रव्यमान अधिक होता है उन वस्तुओं की गतिज ऊर्जा नगण्य होती है, पढ़ा है हमने पिछले वीडियो में। और जिन वस्तुओं के द्रव्यमान कम होता है उनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। अब इसका विपरीत यह है कि जिन वस्तुओं का द्रव्यमान अधिक होता है उनमें स्थितिज ऊर्जा का मान अधिक होगा, क्योंकि वो अधिक आकार को, स्थान को, आकार को घेरेंगे, और जब जितना अधिक आकार होगा उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। स्थिति में परिवर्तन से स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये बात आपको समझनी है कि किसी वस्तु की स्थिति के कारण उस वस्तु में संचित या निहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा का। अब स्थितिज ऊर्जा के लिए भी देखा था। देखिए हमने देखा था कि अगर हम धनुष, एक तने हुए धनुष द्वारा तीर को छोड़ें तो देखिए धनुष की जो आकृति है, धनुष जिस तरह से, जिस शेप में धनुष है, उस धनुष की आकृति के कारण जितनी उसको हम खींचेंगे वो तीर उतनी दूरी तक जाता है। इसी प्रकार हमने गिलोल के बारे में पढ़ा, जब गिलोल की रबर को खींचते हैं तो बढ़ जाती है, छोड़ने पर अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। इसी प्रकार हमने स्प्रिंग का संपीड़न देखा है। स्प्रिंग को जब हम खींचकर छोड़ते हैं तो भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, जब स्प्रिंग को दबाते हैं, दबाने के बाद भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। देखिए वास्तव में इस गुण को प्रत्यास्थता का गुण कहा गया था। प्रत्यास्थता क्या था? अगर हम किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करें और परिवर्तन के फलस्वरूप उसको छोड़ दें तो अपनी प्रारंभिक अवस्था अगर प्राप्त करता है तो इस गुण को प्रत्यास्थता का गुण कहा जाता है। परंतु ये रबर के लिए था। आपको ये बात याद रखनी है कि धनुष के द्वारा छोड़ा हुआ बाण स्थितिज ऊर्जा को इंगित करता है। गुलोल की स्थिति में परिवर्तन करना, खींचना, रबर को खींचना और उसको छोड़ना, वो भी स्थितिज ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो इन दोनों की देखिए स्थिति में परिवर्तन के फलस्वरूप स्थितिज ऊर्जा इनमें निहित हो जाती है। मैंने रबर को खींचा, बढ़ गया, और छोड़ने पर अपनी प्रारंभिक अवस्था में गया। जब मैं रबर को खींचता हूं तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ है, और स्थिति में परिवर्तन के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। इसी प्रकार मैं क्या काम करूं? स्प्रिंग को खींचूं तो खींचने पर उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, स्थिति में परिवर्तन के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा निहित हो जाती है, छोड़ने पर अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। तो इस तरह से किसी वस्तु की स्थिति के कारण उस वस्तु में संचित या निहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। उदाहरण के लिए धनुष से छोड़ा हुआ तीर, इसी प्रकार रबर को खींचने पर और स्प्रिंग के संपीड़न और खींचने पर। तो आप इन तीनों स्थितियों को देख सकते हो। इन तीनों स्थितियों में परिवर्तन के कारण किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं, किसी वस्तु की स्थिति के कारण उस वस्तु में संचित या निहित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। उदाहरण के लिए धनुष से छोड़ा हुआ तीर, रबर को खींचने पर और स्प्रिंग को संपीड़ित करने पर। ठीक है, इन तीनों स्थितियों में किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, परिवर्तन के फलस्वरूप इन स्थितियों में स्थितिज ऊर्जा निहित या संचित हो जाती है। अब गुरुत्वीय बल के लिए स्थितिज ऊर्जा देखते हैं। अब हमने स्थितिज ऊर्जा को तुम्हें समझ लिया, इसकी परिभाषा हमें समझ में आए, इसके उदाहरण हमें समझ में आए। अब पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र। देखिए जिस तरह से हमने गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र व्युत्पन्न किया था, स्थितिज ऊर्जा का इतना बड़ा सूत्र नहीं है। देखिए इसके लिए हम इसके सूत्र व्युत्पन्न करते हैं। स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है, मैंने क्या काम किया है, पृथ्वी की सतह से, ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी की सतह से मैं किसी वस्तु को h ऊंचाई पर ले गया। पृथ्वी की सतह से किसी m द्रव्यमान की वस्तु को मैं h ऊंचाई पर ले गया। ये m द्रव्यमान की वस्तु है, इसको मैं h ऊंचाई पर यहां से यहां तक ले गया पृथ्वी की सतह से। तो देखिए जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर ले जाते हैं, ऊंचाई का मतलब ऊर्ध्वाधर ले जाते हैं, तो उसमें विस्थापन उत्पन्न होगा या उसकी ऊंचाई। मैं तुम्हें कल बता चुका हूं पिछली वीडियो में, अगर हम किसी वस्तु पर, किसी समान धरातल पर किसी वस्तु पर हम बल आरोपित करें और वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर पहुंच जाए तो उत्पन्न विस्थापन को F कहा जाता है। यदि किसी वस्तु को ऊपर से नीचे ले जाएं, ऊपर से नीचे ले जाएं, नीचे से ऊपर ले जाएं, तो वो विस्थापन ऊंचाई में कन्वर्ट हो जाता है, ऊंचाई में बदल जाता है, फिर उसका विस्थापन X होता है। ठीक है, तो क्या होगा, जब किसी वस्तु को, m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई h ऊंचाई पर ले जाते हैं, तब क्या होगा, तब उसमें एक न्यूनतम बल, जिसको हम गुरुत्वीय बल कहते हैं, mg, नीचे की ओर कार्य करता है। ठीक है, तब उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तब उसकी स्थितिज ऊर्जा
बल गुणा उसमें उत्पन्न विस्थापन। अब देखिए बल क्या है, यहाँ पर न्यूनतम बल mg है, उसमें उत्पन्न विस्थापन h होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा EP इक्वल टू कितना हो जाएगा mgh। ठीक है, जहां m क्या है, m उस वस्तु का द्रव्यमान है, g उसमें उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण है, और h उसकी ऊंचाई है या उसमें उत्पन्न विस्थापन। यहाँ लिख सकते हो जहां m उस वस्तु का द्रव्यमान है, g उसमें उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण है और h उसकी ऊंचाई है। तो इस तरह से अब आप समझ गए कि अगर हम किसी m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊंचा उठाएं, ऊपर की तरफ ले जाएं, तो उसमें उत्पन्न विस्थापन h होता है और उस पर लगने वाला न्यूनतम बल mg होता है, जहां m उस वस्तु का द्रव्यमान होता है और g उसमें उत्पन्न त्वरण होता है। ठीक है, तो इस तरह से उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बल गुणा विस्थापन। बल क्या था mg जो न्यूनतम बल था, h उसमें उत्पन्न विस्थापन था, तो टोटल इसकी स्थितिज ऊर्जा EP इक्वल टू कितनी होगी mgh होगी, जहां m तो उस वस्तु का द्रव्यमान होता है, g उसका गुरुत्वीय त्वरण होता है, h उसकी ऊंचाई होती है। केवल इतना आपको याद। ठीक है, गैस क्लियर। अब स्थितिज ऊर्जा की हमने परिभाषा पढ़ी, स्थितिज ऊर्जा के हमने उदाहरणों के तौर पर भी देखा है, और स्थितिज ऊर्जा के लिए हमने सूत्र विकसित किया है। अब पढ़ेंगे किसी सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा, जो इस पाठ का सबसे अच्छा बिंदु है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है। अब उसको आप ध्यान से समझना, और वो बहुत अच्छा बिंदु है इस पाठ का, मेरे हिसाब से 11वें चैप्टर का सबसे अच्छा बिंदु, सरल लोलक में उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा। तो ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझना है, कहाँ से आया, कैसे आया, किस तरह इसको हमने हल किया। तो अगर आप इन चीजों को ध्यान से समझोगे, नोटिस करके पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये है क्या। तो देखिए मैं इस बिंदु को करा रहा हूं, आप इसको ध्यान से समझना। ठीक है, क्या है सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा, ये कहां से आई, कैसे आई, उन चीजों को आपको समझना है। ठीक है, अब सरल लोलक की जो हमने स्थितिज ऊर्जा पढ़ी है, देखिए इसके बारे में। सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा, ये मोस्ट बिंदु है, इसको ध्यान से समझना, अच्छी तरह समझना। ठीक है, इसका गणितीय रूप भी हम लोग देखेंगे, और इसके बारे में चित्र के द्वारा भी हम इसको समझेंगे। देखिए सरल लोलक क्या है, मैंने क्या काम किया है, एक सरल लोलक को किसी L लंबाई पर यहाँ धागे से बांधकर इसको कीलकित कर दिया। ये कोई सरल लोलक है, इसकी देखिए एक और स्थिति यहाँ पे है। मैं दोबारा से इसके चित्र को बनाना हूँ, थोड़ा टेढ़ा है तो समझना ध्यान से। बाकी ये है, देखिए मैंने एक सरल लोलक है, ठीक है, इसको मैंने किसी L लंबाई के धागे से बांधकर कीलकित किया हुआ। ठीक है, देखिए इसकी स्थितियां और भी इसमें दिखा रखी हैं। मैं इसको एक बार बना लेता हूं। ठीक है, ये L लंबाई का यहाँ ये इसमें बना कोण थीटा है, इस सरल लोलक का ये m द्रव्यमान है, इसके यहाँ से ऊंचाई L है, और ये A स्थिति है, ये B बिंदु है, ये A बिंदु है, ये C बिंदु है। ठीक है, इन दोनों में x विस्थापन उत्पन्न होता है। मैं इसको एक साथ लिख रहा हूँ, आप इसको चाहो तो इनको भर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप इसको दिखा सकते हो। ठीक है भाई, अब सरल लोलक के लिए हम उसकी स्थितिज ऊर्जा को ज्ञात करेंगे, उत्पन्न करेंगे कि सरल लोलक की इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो। ठीक है, तो देखिए इसमें समझना ध्यान से, ये इसकी माध्य स्थिति है। माध्य का मतलब इसकी बीच की स्थिति, आप लिखना चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो यहाँ पर माध्य स्थिति। जो बीच वाली स्थिति है ना, उसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, जगह नहीं यहाँ पर, ये माध्य स्थिति है। ये इसकी माध्य स्थिति है, बीच वाली स्थिति को माध्य स्थिति कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए हम पढ़ रहे हैं सरल लोलक के लिए स्थितिज ऊर्जा, और आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, उसको ध्यान से समझना। ठीक है,
क्या लिखना है आपको? लिखना है मैंने क्या काम किया है, एक सरल लोलक लिया है, एक सरल लोलक m द्रव्यमान के सरल लोलक को, इस m द्रव्यमान के सरल लोलक को मैंने किसी l लंबाई पर, इसकी l लंबाई पर किसी धागे से बांधकर इसको यहाँ पर कील किया हुआ है। मैंने m द्रव्यमान का कोई सरल लोलक लिया है, उसको l लंबाई पर किसी धागे से बांधकर कील किया हुआ। अब ये देखिए, ये बात आपको समझनी है कि ये लंबाई ली है मैंने, ये इसमें उत्पन्न विस्थापन नहीं है जिसको मैं, तुम कह रहे थे कि साहब इसको लंबाई पर लेने पर तो ऐसे आता है। अरे नहीं है, इसको लंबाई कह रहा हूं मैं, विस्थापन तो इसमें सतह से नीचे से उत्पन्न हो रहा है, समझ रहे हो? तो मैंने क्या काम किया है, एक m द्रव्यमान का सरल लोलक लिया है जिसको l लंबाई पर किसी धागे से बांधकर कील किया। ठीक है, तो देखिए अब मैं इसको तीन स्थितियों के रूप में हमें दिखा रहा था। स्थिति ए, ये वाली स्थिति को एक, बीच वाली स्थिति जो माध्य स्थिति इसको एक कहा जा रहा है, ये बी स्थिति है, और ये अंतिम और लास्ट स्थिति को मैं सी कह रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। माना, अब यहाँ से समझना है, मैं बाद में आपको गणितीय रूप इसका लिखवाऊंगा। माना सरल लोलक बी स्थिति पर है, बी बिंदु की स्थिति पर, यहाँ है सरल लोलक, मैं यहाँ से इसको, माना सरल लोलक कहाँ है, ये इतनी बी बिंदु पर, बी स्थिति पर। इस स्थिति पर क्या होगा, देखिए याद रखना है कि इस स्थिति पर इसकी स्थितिज ऊर्जा तो अधिक है, मैं जगह नहीं है इस कारण से स्थिति ऊर्जा को मैं ई पे लिख रहा हूं। ईपी तो कितना है, मैक्स, मैक्स का मतलब अधिकतम है, और ई के क्या है, गतिज ऊर्जा, ये कितनी है, मिनिमम है। ठीक है, ई के बराबर कितना है, पर 0, मतलब न्यूनतम है। क्यों है ये न्यूनतम? देखिए हमने देखा था कि जब हम किसी स्वतंत्र, देखने आपने दीवार घड़ी में लगी किसी टन टन करने वाली आवाज को देखा होगा, वो भी एक सरल लोलक होता है। जब इस तरह से देखिए, उसकी माध्य स्थिति जो विराम अवस्था की स्थिति है बिल्कुल सीधा होती है बीचों बीच में, ये स्थिति है। अब देखिए बीच स्थिति ये नहीं है, इसकी अगर मैं बात करूं सीधी स्थिति की तो ये है माध्य स्थिति, लेकिन सरल लोलक कहाँ है, बी स्थिति पर है। बी स्थिति पर तो वो गति करने के लिए तैयार है, उसकी स्थिति में परिवर्तन है। देखिए इसको ध्यान से समझना, ये इसकी माध्य स्थिति, लेकिन सरल लोलक कहाँ है फिलहाल, बी स्थिति पर। बी बिंदु से शुरू कर रहा हूं मैं, बी बिंदु पर है। अब बी बिंदु पर तो इसमें ये गति के लिए तैयार होगा तो नहीं, क्योंकि अगर यहाँ होता तो विराम अवस्था में होता, अपनी माध्य स्थिति में होता। लेकिन तुम देख रहे हो कि मैंने सरल लोलक को बी बिंदु पर माना है, बी बिंदु से स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहाँ से, तो बी बिंदु पर स्टार्ट है, तो यहाँ पर याद रखना है बी बिंदु पर चूंकि सरल लोलक अपनी साम्यावस्था में नहीं है, इस तरह की स्थिति में है कि वो गति करने के लिए तैयार है। तो अब देखिए जब किसी उसकी स्थिति में परिवर्तन है, स्थिति में परिवर्तन को ही तो, जब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी कि नहीं होगी? अगर हाँ ये यहाँ पे होता तो तुम देख रहे हो कि इसकी स्थिति सामान्य है, ना ये गति के लिए तैयार है ना कुछ। लेकिन कहां पर मान रहा हूं मैं इसको, बी बिंदु पर मान रहा हूं, जहां पर इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। अधिकतम क्यों है? क्योंकि इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ पड़ा है, स्थिति में परिवर्तन इस तरह टेढ़ा है। तो क्या लिखना है, माना सरल लोलक बी बिंदु पर है जहां उसकी स्थितिज ऊर्जा तो अधिकतम है और गतिज ऊर्जा न्यूनतम है। अब इस स्थितिज ऊर्जा के कारण ये सरल लोलक अपनी स्थिति में परिवर्तन करना चाहेगा। किसमें परिवर्तन करना चाहेगा? अपनी स्थिति में परिवर्तन करना चाहेगा, और गति कर कर कहां जाएगा, पी बिंदु पर आ जाएगा, जिसके कारण इन दोनों के मध्य एस विस्थापन उत्पन्न होता है। क्योंकि यहां था अब यहां गया, तो यहां से यहां तक का विस्थापन को एस विस्थापन माने। ये यहां से गति कर क्यों रहा है? क्योंकि इस स्थिति पर बी बिंदु पर इसकी स्थितिज ऊर्जा तो अधिकतम है और गतिज ऊर्जा न्यूनतम है। इस स्थितिज ऊर्जा के कारण ये सरल लोलक अपनी स्थिति में परिवर्तन करना चाहेगा। स्थिति में परिवर्तन का मतलब वो गति करेगा, और जब ये स्थिति में परिवर्तन करने पर ए बिंदु पर आएगा जो कि एक माध्य स्थिति है, इसके कारण इन दोनों के मध्य उत्पन्न एस विस्थापन उत्पन्न होगा। अब तुम देखिए कहां गया सरल लोलक, ए बिंदु पर आ गया। जब सरल लोलक ए बिंदु पर आ गया, यहाँ क्या हो गया, इसकी गतिज ऊर्जा तो अधिकतम हो गई और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूं, यहाँ पर ए बिंदु पर क्या है, ई के, तो कितनी हो गई, मैक्स। मैक्स का मतलब अधिकतम है, और ईपी यानी गतिज ऊर्जा अब न्यूनतम है ए बिंदु पर। फिर क्या होगा, अब कहा है ए बिंदु पर है जो कि माध्य स्थिति है, इस माध्य स्थिति पर क्या हो रहा है, इसकी गतिज ऊर्जा तो अधिकतम हो जाती है और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है। इस गतिज ऊर्जा के कारण जब ये सरल लोलक ए बिंदु पर है, इस गतिज ऊर्जा के कारण ये गति करना चाहेगा, और गति करना चाहेगा तो कहां पहुंच जाएगा, सी बिंदु पर पहुंच जाएगा। अब सी बिंदु पर क्या होगा, फिर वही बात, इसकी स्थितिज ऊर्जा तो अधिकतम हो गई, मैक्स, मैक्सिमम, और जो इसकी गतिज ऊर्जा एक है ये न्यूनतम हो गई। ठीक है, इस तरह से फिर ये गतिज ऊर्जा के कारण फिर स्थिति में
परिवर्तन करना चाहेगा, ये बिंदु पर पहुंच जाएगा। ये बिंदु पर आने के बाद में फिर इसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाएगी। इस गति के कारण फिर गति करना चाहेगा, ये बिंदु पर पहुंच जाएगा जहां। तो इस तरह से घूमता रहेगा। ठीक है। अब क्या हो गया, मैं आपको लिख रहा हूं, माना m द्रव्यमान का सरल लोलक, या मैं मान आपको सीधी भाषा सरल भाषा में मैं लिखवाना चाह रहा हूं। देखिए जब m द्रव्यमान, आपको हिंदी में भी लिखना है, जब m द्रव्यमान के सरल लोलक को, जब m द्रव्यमान के सरल लोलक को कहां l लंबाई पर कीलकित लिख लो या कीलक द्वारा, कीलकित या कीलक द्वारा कीलकित कर, क्या लिख रहा है, जब m द्रव्यमान के सरल लोलक को l लंबाई पर कीलकित किया जाता है, कीलकित किया जाता है, तब क्या होगा, तब बिंदु B पर, मैं B पे मान रहा हूं इसलिए B बिंदु पर उसकी स्थितिज ऊर्जा यानी EP बराबर गतिज ऊर्जा तो अधिकतम तथा स्थितिज ऊर्जा अधिकतम और गतिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है। इस स्थिति के कारण, वही जो मैंने बोला वही लिखवा रहा हूं, इस स्थिति के कारण सरल लोलक गति करना चाहेगा और कहां पहुंच जाएगा, ये बिंदु पर पहुंच जाएगा। ये बिंदु पर क्या होगा, गतिज ऊर्जा तो अधिकतम E मैक्सिमम और स्थितिज ऊर्जा EP न्यूनतम हो जाती है। इस गतिज ऊर्जा के कारण फिर सरल लोलक गति करना चाहेगा, कहां पहुंच जाएगा, C बिंदु पर। C बिंदु पर जब पहुंचेगा तो फिर क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा फिर मैक्सिमम हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी, और गतिज ऊर्जा EP कितनी हो जाएगी, 0 हो जाती है। जो मैंने समझा वही है। ठीक है, समझ रहे हो। फिर लिखना है इस प्रकार m द्रव्यमान का सरल लोलक m द्रव्यमान का सरल लोलक जब L लंबाई पर बांधकर लटकाया जाता है, तब क्या होगा, तब उसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, 1/2 mg/L × x² होगी। तुम कहोगे साहब ये कहां से आया, स्थितिज ऊर्जा का मतलब EP ये कितना आ गया। देखिए आपको याद रखना है mg, देखिए जब हमने देखा था कि जब किसी वस्तु को, अभी पढ़ा है हमने स्थितिज ऊर्जा के बारे में, जब किसी वस्तु को, देखिए यहां समझा रहा हूं, पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाया जाता है, ऊपर उठाया जब m द्रव्यमान की किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाया जाता है, यानी x ऊंचाई, अब h नहीं है, मैंने L माना इसको क्योंकि L लंबाई पर मैं कीलकित कर रहा हूं, उठाया जाता है, तो क्या होता है, उस पर लगने वाला न्यूनतम बल mg नीचे की तरफ कार्य करता है। जो हमने स्थितिज ऊर्जा में mg के बराबर पढ़ा था, ये mg तो वहां से आया। L क्या है, उसकी लंबाई है, तो mg/L हो गया। ये x क्या है, यहां से यहां तक आया कौन, सरल लोलक B से A स्थिति पर आया x, फिर A से C पर आया तो फिर x गुणा x² हो गया ना। 1/2 कहां से आया, क्योंकि इन दोनों ने एक बार मिलकर किया। तो इस तरह से अब आप समझ गए होंगे कि इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है EP बराबर 1/2 mg/L × x²। ठीक है, तो इसको मिटा रहा हूं, जगह नहीं, देखिए आप स्किप करके इनको देख सकते हो। क्या आया, बराबर EP बराबर कितना आ गया, 1/2 mg/L × x² आ गया। ठीक है, यदि यहां लिखना है आपको, यदि K बराबर mg/L, K बराबर mg/L, mg क्या है, m वस्तु का द्रव्यमान है, g उसका गुरुत्वीय त्वरण है, L क्या है, उसकी लंबाई है। यदि mg/L किसके बराबर हो, एक स्थिरांक K के बराबर हो तब, और यहाँ पे आपको लिखना है जहां m, g और L कैसे हो, स्थिर रहते हो। स्थिर का मतलब इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता हो, इनमें कोई परिवर्तन नहीं रहता हो, तो क्या हो जाएगा, mg/L की जगह x² आ जाएगा। EP बराबर 1/2, इसकी जगह क्या आएगा, K,
के एक्स स्क्वायर हो गया। तो स्थितिज ऊर्जा ईपी बराबर कितनी होगी, 1/2 के एक्स स्क्वायर। जहां लिखना है के क्या है, एक स्थिरांक है जो किसके बराबर होता है, उसके द्रव्यमान उसकी लंबाई यानी mgl/a के बराबर होता है। ये कब होता है, जब m g और l तीनों स्थिर रहते हैं। तो इस तरह से एक सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा ईपी बराबर 1/2 के एक्स स्क्वायर होती है। ठीक है, समझने आपको, दैट्स ऑल। आगे पढ़ो।